जय माता दी। जय माता दी सर। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बात करने जा रहे हैं। जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है, इक्विटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनाने के लिए कैंपसेस में, आते ही ये नोटिफिकेशन कंट्रोवर्सीज में चला गया है। बनाया तो इसलिए गया था कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस में ना हो, ना फैकल्टी के द्वारा ना ही स्टूडेंट्स के द्वारा। लेकिन खुद में ही ये जो नोटिफिकेशन आया है उसकी प्रोविजंस आज एक नेशनल डिबेट बन चुकी हैं। कारण क्या है, क्यों बनी है और आगे रास्ता क्या है, इसके बारे में मैं और रवीश आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इसके बारे में अपने ऑडियंस को क्लियर करें, ताकि उनकी भी राय जो बने वो फैक्ट बेस्ड हो। तरवीश, इसके बारे में बात करते हैं कि आप बताएं कि जो ये अभी डिबेट चल रही है, आप सुबह इसको कवर कर रहे हैं, बहुत हद तक ये एक कैसे पॉलिटिकल डिबेट लग रही है और इसके फैक्ट्स भी हैं जो पॉलिटिकल एडवेंचरिस्ट जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये गलती बीजेपी से कैसे हो गई? देखिए, इसको जो ये बिल है इसको मैं दो आयामों में देखता हूँ कि एक आयाम ये है कि ये जो इसमें लिया गया है, जो इसमें सिर्फ एससी या एसटी बेस्ड ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है। ये आदमी का जन्म कहाँ हुआ है, उसका धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है और काफ़ी और चीज़ें हैं जिनको ये साथ लेके, ओबीसीज भी इसमें ओबीसीज को भी साथ लेके ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेके उस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जिसमें एससी और एसटी एक्ट जो ऑलरेडी जो चल रहा है वो एक पार्ट है इसका। लेकिन हमें देखने वाली बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी लोग जो हैं वो दिल्ली या मेनलैंड इंडिया में पढ़ने आते हैं, पूना, बॉम्बे, ऐसी ऐसी जगहों पे, बेंगलोर में, तो उनको काफ़ी हद तक जो है एक डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैंने भी जब पढ़ाई की है, मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाई की थी, तो कुछ हद तक जब कॉलेजेस की भी बात करें हम, जहाँ बाहर के स्टूडेंट आते हैं और लोकल स्टूडेंट्स में एक भेदभाव वाली चीज़ रहती है। तो इसको एक लार्जर अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें कि ओवरऑल इंडिया की इंटीग्रेशन के लिए ये एक्ट में ये उस तरीके से लाया गया एक्ट है, उस सोच से लाया गया एक्ट है। नोटिफिकेशन अभी एक्ट बना नहीं है, बिल्कुल एक्ट बनने वाला है। अब देखिए, इसमें एक जो टेक्निकल फ्लॉ मैं जो बोलूँगा, या जो लोग जिससे ज़्यादा हताहत है वो ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको वेगली डिफाइन किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन को जो है डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्या मतलब होगा। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं जैसे हम जब ह्यूमैनिटीज़ के पेपर लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का या ह्यूमैनिटी के दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो एक तरीका होता है, पहले आपने एक्सप्लेन करना है, फिर उसी को क्रिटिसाइज करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी नोटिफिकेशन की, वो थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं कि बड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे टू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। वो एकेडमिक सेंस के लोग होंगे, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे लिख लो, इसके अंदर ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दो, जैसे उन्होंने कोई क्लास लेनी थी कहीं पे और उन्होंने एक नोटिफिकेशन को डिज़ाइन कर दिया। और पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो होगी, जिसने जो मंत्रालय, पार्लियामेंट्री कमेटी तो नहीं इसमें आती है, जिस मंत्रालय का ये काम था, उन्होंने भी शायद उसको उस तरीके से अलाउ कर दिया। थारोली किसी ने नहीं पढ़ा कि क्या वोकैबुलरी यूज़ की जा रही है, क्या मीनिंग है उसका। और जैसे भी पब्लिक डोमेन में आया है तो इसके बारे में डिस्कशन डिबेट शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं पे जाके ये कहीं ना कहीं क्लियरली ये बीजेपी को एक क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर रही है, बाय द पीपल दोज हु आर नॉट हैविंग इम्यूनिटीज़। तो हम स्टडी कर रहे थे जिसमें ये पता लगा, एक तरफ तो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो लोग इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं ना अनरिजर्व कैटेगरी की, जो बाय बर्थ जिनकी कास्ट होगी या आइडेंटिटी होगी, उनको तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हुआ करता था 1800 कुछ का, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने पहले क्या दिया था कि ये जो लोग हैं ये बाय बर्थ ही एज्यूम करके चलेंगे, ये क्रिमिनल होंगे, तो इनको राइट ही नहीं देना है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे ये बिल्कुल उस तरीके का लग रहा है कि इस नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया कि अगर आपकी कास्ट जो है
वो XYZ जो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो आप करोगे ही गलत रिजर्व कैटेगरी के साथ, आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे ही करोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं पे एक स्कोप बढ़ जाएगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटिंग करना इस तरीके से आसान नहीं होगा ना, क्योंकि सबको डर लगता है कि कल को अगर हमने जस्टिस करने की कोशिश की तो कहीं पे बुलिंग ना हो जाए हमारी, तो वो कोशिश करेंगे पहले उसको गिल्ट साबित होने से पहले ही उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे, फिर वो कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा। तो मुझे लगता है बीइंग अ कॉमनर वी शुड एम्फसाइज कि गवर्नमेंट इसको प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट्स के पास ले जाए और वहाँ से इसको वेरीफाई कराए कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को ये एक साइड पे तो नहीं कर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी की बात करती है, यहाँ पे कैसे इक्वालिटी होगी। अगर कोई डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ करता है उसकी कलर पे, कास्ट पे, और अगर वो उसका कलर कास्ट ऐसी कास्ट को बिलोंग, उसका कलर या उसकी डिस्क्रिमिनेशन ऐसी कास्ट को बिलोंग करती है जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, तो उसका जस्टिस नहीं मिलेगा ना उस तरीके का। जैसे किसी का कद छोटा होता है, कोई डार्क कलर का होता है, वो भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। किसी के बाल नहीं होते हैं, छोटे बच्चे आपस में करते हैं शरारतें, तो अगर वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है तो उसको तो राइट मिल गया डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट करने का, और उसके लिए स्कॉट्स भी आ गए। और अगर वो एक अनरिजर्व कैटेगरी का है तो वो किधर जाएगा। अगर उसकी ही बुलिंग की जा रही होगी बाय अ पर्सन जो रिजर्व कैटेगरी का है, तो वो उसको जवाब ही नहीं दे पाएगा ना। वो तो उसी तरीके से होगा कि जैसे अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था डिस्क्रिमिनेशन वाला, और दूसरा जो कांग्रेस सरकार ने कम्युनल वायलेंस एक्ट बनाया, उसमें भी बड़े ऐसे नॉर्म्स थे जो कि रखे तो गए थे कि वायलेंस ना हो, लेकिन अज्यूम कर लेना कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं वो शायद एट्रोसिटीज ही करेंगे, ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाता है। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑन द होल अगर मैं देखूं कि 2012 की जो एक मैं कहूँगा कि एडवाइजरी थी यूजीसी द्वारा कि कॉलेजेस को कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मैं सिर्फ SC/ST की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल और भी जो रीजंस है डिस्क्रिमिनेशन के, रिलीजन, जो रीजन आप किस रीजन के हैं, किस स्टेट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का फैसला का सामना करना पड़ता है दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में। तो ऑन द होल जो ये चीज़ थी, ये पेंडिंग चीज़ थी 2012 की, जो डायरेक्टिव था 12 का कि भाई आप ऐसे कीजिए यूजीसी द्वारा कॉलेजेस की तरफ। लेकिन इस बार देखिए क्या है कि इन्होंने दे हैव गिवन टूथ टू द एक्ट। टूथ टू द एक्ट का मतलब ये है कि इसमें यूजीसी से डिबार भी हो सकता है इंस्टीट्यूट अगर वो इसको फॉलो नहीं करता। और एट द सेम टाइम जिस तरीके की आपने बात बोली कि जो आपने पहले ही स्टीरियोटाइप कर दिया है कि जो इस संभाग का या इस जाति का आदमी है वो दूसरे का डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का जो यूज़ है वो गलत हाथों में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी, जब परसों हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 5 दिन पहले एक केस पे फैसला सुनाया गया है जो कि बिहार स्टेट से रिलेटेड केस था, जहाँ पे जो एक SC पुरुष को उसके किसी मित्र या कोई जानने वाले ने गाली दी थी, तो वो उसके ऊपर SC एक्ट लगा था। लेकिन उस SC एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और उन्होंने बोला कि स्पेसिफिकली उस आदमी ने सिर्फ गाली दी थी, जो आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा था उसे सिर्फ गाली दी थी, कास्ट से रिलेटेड गाली नहीं थी। लेकिन केस दर्ज हुआ, पूरा ट्रायल चला और सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले बोला कि अगर आपने SC/ST एक्ट इन्वोक करना है तो आपको प्रॉपर उसी स्लर में, आपको जो गाली या जो बात कही गई है उसमें ये शब्द होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है कि SC की कास्ट लेके आपने इसको टारगेट किया है। तो ये एक मैं जो देखता हूँ ये बैलेंसिंग सा पॉइंट है एक नए यूजीसी एक्ट के लिए। देखो, सोशल जस्टिस के कानून सारे फेल हो जाते हैं जब वो, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिप्लेस करते हैं जस्टिस को फेयर के साथ। जस्टिस होना चाहिए ना, डर थोड़ी होना चाहिए। डर जो है ना वो किसी सिचुएशन में भी ठीक नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है, आपको क्या लगता है यूजीसी का जो ये गाइडलाइन है ये किस एज ग्रुप को हैंडल करेगा? 17 ईयर्स का बच्चा कॉलेज से स्कूल से कॉलेज जाता है, मतलब अभी एडल्ट होने से 1 साल पहले है, टीन एज है। आप सोच सकते हो कि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा, टीनेजर बच्चा कैंपस कॉलेज में चला जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, उसके ऊपर एक्ट लगेगा ना ये, जिसको भी अगर उसके साथ बुलिंग होती है और बच्चों को पता है कि हमें इम्यूनिटी है,
देखो इम्यूनिटी तो नहीं ना दे सकते आप किसी को जस्टिस के नाम पे कि वो उसको इम्यूनिटी मिल गई है क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी का है, और उसको आप कोई भी गलत करने का राइट मिल गया क्योंकि अगर वो देखो प्रोटेक्ट करना है किसी को, इम्यूनिटी थोड़ी देनी है। इसमें तो इम्यूनिटी दी जा रही है। इसमें एक एक्ट में एक समझने वाली बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर जो होगा ऑन द हैंड ऑफ कॉलेज या टीचर्स होगा। ये उस तरीके के प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात हो रही है रादर देन। मुझे एक बात बताई जाए जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट्स के पास कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनका वाइट पेपर इनको लाना चाहिए कि इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो कैंपसेस में हो रही हैं। जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ऐसा नहीं है। भारत एक बड़ा डाइवर्स्ड देश है जहाँ पे हमारा कलर अलग है, साउथ इंडियंस का अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न्स की लुक अलग है, कश्मीरी पंडित्स की अलग है, हर कम्युनिटी के अलग अलग लुक्स हैं। तो उसमें एजुकेशन को ऐसा बनाना है कि सब लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें, स्टडी करें, सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। बट अगर आप एक डर ले आएंगे तो वो कम्युनिटीज़ तो उनसे दूर ही रहेंगी ना। हमें चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर बनाना कि कम्युनिटीज एक दूसरे के कल्चर को देखें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अब जैसे नेपाल से बच्चे जम्मू के इंडिया में पढ़ने आते हैं, उनका अलग रुख है। साउथ अफ्रीका से पढ़ने आते हैं, उनका अलग लुक है। आज कौन कौन सी कंट्री के बच्चे भारत में नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंट्री के आ रहे हैं। तो आप ऐसा एक रूल बना लो कि आप बोलो कि जो जनरल कैटेगरी का है अगर वो कुछ गलत करता है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगी। इट इज़ अ स्पेसिफिक थिंग कि कंप्लेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक रिजर्व कैटेगरी का वाला बच्चा या इंसान रिजर्व कैटेगरी वाले के साथ गलत करेगा तब भी कंप्लेंट होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। लेकिन उसमें दोनों को इम्यूनिटीज़ हैं, उसको स्टैब्लिश करने के लिए उसके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। लेकिन जब एक अनरिजर्व कैटेगरी वाले के खिलाफ कंप्लेंट आएगी उसको शायद ट्रायल का भी मौका नहीं मिलेगा जस्टिफाइड, क्योंकि अगर कॉलेज ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की तो उस पर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये शायद उसको बचा रहा है। और उसके जो प्रोविजंस है कॉलेज के अगेंस्ट वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि अगर वो आगे जाता है तो कॉलेज ही डिफिलिएट हो जाएगा, यूजीसी उसको डिसोन कर देगी, डिरिकॉग्नाइज करेगी। इस वजह से प्रॉब्लम है। तो जो समाज को तोड़ने वाली चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर रिव्यू करे, और हम जैसे लोगों को चाहिए उसकी अवेयरनेस क्रिएट करे। कानून जस्टिस करने के लिए लाए जाएं, कानून सोसाइटी के बीच के गैप्स को कम करने के लिए बनाए जाएं, नोटिफिकेशन ऐसी हों जो जस्टिफाई करें। कितना अच्छा होता है ये नोटिफिकेशन आती कि किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट क्रीड के लिए की जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने एक बिल्कुल बात भी ठीक बोली। आपने सवाल पूछा था कि कितने केसेस हैं, तो मैंने थोड़ा जानकारी प्राप्त की। 2018-19 में 118 केस टोटल दर्ज हुए थे और 23-24 में 378 केस टोटल दर्ज हुए। और कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? काफी एक बड़ा ह्यूज नंबर है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक मुझे लग रहा है कि शायद कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी गलती यूजीसी से हुई है। जैसे सीयूईटी का पेपर लिया जा रहा है, प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई बड़ी चूक हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसको छुपाने के लिए इन्होंने एक ये उठा लिया मुद्दा। वो गलती कोई भी हो सकती है। जैसे अब सीयूईटी का पेपर लिया जा रहा है, सेंटरों में आप देखें ना, सेंटरों में प्रॉब्लम आती है, अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ और कारण है इसको लाने का, बजाय इसके ये कहने का कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि नंबर्स बड़ा इनसिग्निफिकेंट हम मान कर चलेंगे। कहीं ना कहीं और बच्चे जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी कानून है। आप डिसिप्लिन कमेटी को स्ट्रांग बना दीजिए, अब ये कर दीजिए कि जो भी रिपोर्ट आती है रियल टाइम में आप उसको अपलोड करो। बट अगर आप उसको प्रोविजन बनाओगे कि आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करनी हैंडल करनी है बाय गोइंग अगेंस्ट सम कास्ट, दैट इज रॉन्ग। और टाइम फ्रेम की भी बात की गई है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 24 घंटे में अगर कंप्लेंट होती है, अगर एक्शन नहीं होता है 24 घंटे में, कमेटी अगर इस पे काम नहीं करती है, और 24 आवर हेल्पलाइन चाहिए, तो इसमें एक जो डाउट कास्ट होता है वो होता है कि कहीं जस्टिस को स्पीडीनेस, देखो जो आप मुझे बताओ, जस्टिस को आप खत्म ना कर बताओ, दे। हम मैच्योर है, हम बड़े हैं, हम बात समझेंगे। एक 17 साल का बच्चा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, वो घर आता है, वो बोलता है जी मम्मा मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ बात हुई, मेरा दोस्त रिजर्व कैटेगरी का था, उसने मेरी कंप्लेंट कर दी। मम्मा बोलेगी क्या हुआ? बच्चों में बड़ी चीज़ें होती हैं। अब चूंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, इस पे एक्शन स्ट्रांग हो जाएगी।
आप समझे? ये क्या जवाब देगा? अपने पेरेंट्स को पूछेगा ना कि भाई क्या होती है अनरिजर्व कैटेगरी, क्या होती है नॉन रिजर्व कैटेगरी, क्या है ये? आप समझे भारत के भविष्य में इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर वही बच्चा वापस घर आके बोलता कि मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स को बोलता, गार्जियन को बोलता कि मेरे साथ आपस में बुलिंग की गई है, मेरा दोस्त है, हम दोनों को बुलाया गया, हम दोनों से बात सुनी गई और इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया, मेरी गलती थी, मैंने सॉरी बोल दिया, उसने भी समझा, बात खत्म हो गई। अगर उसको लगेगा मम्मा चूंकि मेरी कास्ट ये थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी देने की बजाय पहले ही गिल्ट मान लिया गया और मुझे डर लग रहा है कि मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मुझे डर लग रहा है मेरे साथ ये एक्शन हो जाएगी, बिकॉज इतना ज़्यादा पब्लिसाइज कर दिया ना इसको यूजीसी के नोटिफिकेशन ने कि शायद डर ही लग रहा है। और उसका नुकसान क्या होगा कि जो एक्सेप्टेबिलिटी लोग चाहते थे कि सबकी आपस में हो एक दूसरे के साथ, आपने उसको पहले ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे रिजर्वेशन के ऊपर ऑलरेडी डिबेट देश में चल रही है, ऑलरेडी चीज़ें उसमें डिस्कशन एंड डिबेट में है कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स दे दो, इक्वल चीज़ें दे दो, रिजर्वेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, बाय बर्थ कास्ट क्रीड कलर पे मत दे दो। लेकिन पॉलिटिक्स की मजबूरी होती है, इलेक्शन लड़नी है उन्होंने, बट ऐसा ना हो कि इलेक्शन देश के लिए लड़ी जाए। अगर हम इस तरीके से देश को ही कमज़ोर कर देंगे आगे से, तो रूल किस पे, सरकार किसके लिए चलाएंगे? जब लोग यहाँ पे महसूस करेंगे कि अलग सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि हम उस धर्म में या उस जात में पैदा, जैसे मिनॉरिटीज़ के साथ भी यही हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिर है क्या, फैक्ट क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर इमीडिएटली गवर्नमेंट को रिएक्शन देनी चाहिए और हर एक स्टूडेंट को कैंपस के अंदर एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, हर एक टीचर के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, और लॉज जो हैं वो जस्टिस देने वाले होने चाहिए, ना कि डर पैदा करने वाले, क्योंकि डर में हमेशा गलती होती है। आपको पता है एनिमल्स पे भी ये लगता है, बिहेवियर को जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे जमात है, अ स्नेक डजंट बाइट अनलेस अनटिल उसको फियर है कि मुझे कोई हिट करेगा। इसी तरह जब आप डर पैदा करोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि मोटिवेट होंगे लोग। फेयर मोटिवेशन बड़ी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन। फिर एक टेम्परेरी मोटिवेशन है। अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, आपको डर से नहीं सुधारना है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अवेयरनेस क्रिएट करिए, आप डिबेट डिस्कशन क्रिएट करिए, आप इमोशनली बच्चों को समझाइए, और अगर फिर भी कोई इंसान करता है गलती तो उसके लिए जो ऑलरेडी डिसिप्लिन कमेटी है वो एक्शन ले। बट इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट बाय दी नोटिफिकेशन करना और फिर उसको एक कानून बनाने की कोशिश करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे चूक हुई है। अब उसको डिफेंड कर रहे हैं खामखा, उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बैकफुट पे जाएं और ख़त्म करें इस मसले को, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। पॉलिटिक्स हो तब जब वो मेन स्ट्रीम में आए, जहाँ तक मेरा ये माइंड था सोचने का। अब दूसरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं रवि, जो आज हमने देखा उदयपुर के एक हॉस्पिटल में ऑनरेबल एमएलए साहब कोई मीटिंग ले रहे हैं और एक डॉक्टर साहब उनके पास आके ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं, आई वांट दिस माइक, आई वांट टू टॉक। आपको क्या लग रहा है कि उदयपुर हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, सीनियर सर्जन जो वहाँ पे उस टाइम थे, रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट, तो एमएलए के ऊपर प्रेशर है ही है। जनता ने सवाल तो एमएलए साहब से पूछने हैं, पर जिस तरीके का अग्रेशन डॉक्टर दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं पे ये साबित करता है कि पिछले 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गहरे क्वेश्चन के अंडर आया हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो वीडियो सामने आई है, काफ़ी सर्कुलेट हो रही है वो सोशल मीडिया में वीडियो, उस वीडियो के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो एक मुलाजिम है वहाँ के, मोस्ट प्रोबेबली वो डॉक्टर ही होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, वो उन्होंने सबसे पहले तो उनके ऊपर झपटे वो एमएलए के ऊपर और उनसे माइक छीनने की कोशिश की कि मैं कुछ बोलना और चाहता हूं। एमएलए साहब हम देख पा रहे थे कि बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि किस तरीके से ये एक प्रोफेशनल आदमी इतना एग्रेसिव होकर, देखो हम तो बड़े देर से कह रहे हैं, जब से मेडिकल कॉलेज का हमने उस दिन भी कहा था कि इसके बीच में जाके हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम करेंगे, एक्सपोज करना पड़ेगा। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर चीज़ें बाहर से देखने में जितनी स्मूथ दिखती हैं उतनी है नहीं है। ये जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से शुरू मैटर होता है ना, वो इतना टीडियस, इतना कॉम्प्लेक्स है, वो दिखता है। गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा दायित्व है अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर उसकी प्रायोरिटी उस तरीके से नहीं है। स्टाफ शॉर्टेज का रीज़न है, फिर उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स हॉस्पिटल्स की है, फिर उसके बाद फैसिलिटी की दिक्कत है, और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट बना लिया गया है जो एक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें थारो एक ऑडिट किया जाए तो बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी आएंगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्योंकि
बहुत से ब्लंडर हुए हैं हेल्थ एजुकेशन में। कोविड के टाइम से अगर हम शुरू करें ना, कोविड की दवाइयों के ऊपर भी बात करना कि कितने लोग आ रहे थे और कितने इंजेक्शन लग रहे थे, मुझे लगता है एप्ट केस फॉर स्क्रूटनी होगा। लेकिन उस टाइम इम्यूनिटीज थी, तो वो इम्यूनिटीज की वजह से वो स्क्रूटनी हुई नहीं। आज भी वो कितनी किटें लगी हैं, कितनी नहीं लगी हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जाके क्या करवाते हैं, कहाँ से टेस्ट होते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं टोटल जिसको बोलते हैं रीसेट करने की ज़रूरत है हेल्थ डिपार्टमेंट को। मुझे नहीं पता लग रहा है कि जब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एडमिशन्स करने की तरफ क्यों ना जाएं, ताकि वहाँ के डॉक्टर वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रहे। कुपवाड़ा को कोई डॉक्टर उठा के उदयपुर ले आना, उदयपुर का कोई डॉक्टर कुपवाड़ा भेज देना, ये क्या मानसिकता है? ये मुझे लग रहा है किसी किस्म की ये एक इग्नोरेंस ही होगी। कोई इसमें मेरिट तो दिख नहीं रहा कि एक इंसान को आप अपनी फैमिली से दूर कर दो और फिर वो अलग अलग स्ट्रेस में रहे, फिर उसके पास रिक्विजिट स्टाफ नहीं हो, रिक्विजिट वर्किंग आवर्स नहीं हो और उसको हैंडल ह्यूमन लाइफ को करना हो। तो मुझे लग रहा है इट इज़ अ सीरियस केस फॉर अ प्रॉपर रिसर्च वर्क सो दैट द फैक्ट शुड कम। इसके ऊपर एमएलए साहब को भी चाहिए कि सीरियस एक्शन लें और डॉक्टर साहब को भी चाहिए कि वो किससे बात कर रहे थे, उनके को भी पता होना चाहिए कि कितना प्रेशर है आम लोगों का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे। आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, आप लोग सर्विस में हैं, आपने एक्सेप्ट किया, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आपको भी लगता है, तो आप लोग इस तरीके के जब बिहेवियर करते हैं दैट डजंट सूट द प्रोफेशन। और इस तरीके की डेवलपमेंट से पता लगता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मेडिकल जर्नल हेल्थ डिपार्टमेंट भी। और मीडिया हाउसेस का काम है हमारे जैसों का इसको हाईलाइट करना और इसके ऊपर डिस्कस करके आम जनता को अलर्ट करना कि आप समझें कि प्रोसेस में फॉल्ट है, सिलेक्शन से लेके डिलीवरी तक। और डॉक्टरों की शॉर्टेज के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना ज़रूरी है कि आप नए डॉक्टर अपॉइंट करें ताकि डॉक्टर अपनी होशो हवास में काम करे। मैंने कुछ डॉक्टर्स को स्टडी किया, 24-24 घंटे की ड्यूटी है रविश, रजिस्ट्रार्स की इमरजेंसीज में ह्यूमंस हैं, रात को 2 बजे 10 मिनट सोते हैं, उनको कॉल आ जाती है। सेम इज़ ट्रू विद द एमएलए ऑल्सो, क्योंकि भारत के अंदर तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट सेटअप पे है। और ये गवर्नमेंट की खुशी होनी चाहिए कि हमारे पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, नहीं तो मोस्टली केसेस में सरकार के द्वारा चलाई हुई चीज़ों के ऊपर दिन ब दिन ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अगर हॉस्पिटलों में रश है तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल लेके चलें, अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट करें, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें और सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ले। और अगर इलेक्शन में देखें, बताएं कि देखो हमने कितनी अच्छी फैसिलिटी दी, डॉक्टर ने भी वोट डालना ना अल्टीमेटली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज का इंसिडेंट है आई ओपनर की तरह इसको लेना चाहिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा उन डॉक्टर साहब का कि वो हाइक सीन में चल पड़े, और कितने स्ट्रेस में एमएलए साहब होंगे कि वो बात करने आए, समझ नहीं आए, और वो एक्स कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट चलाया हुआ है। तो इसमें स्किन है, तो मैम जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रा इसमें देखें कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के रोस्टर वगैरह मंगाएं, वहाँ के इंचार्ज से बात करें, देखें कि कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है, ताकि आम जनता को अच्छी फैसिलिटी में रहे, लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़े। जो इंसिडेंट हुआ है उदयपुर में, और उसका प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए किन हालातों में ऐसा कैजुअलिटी हुई है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जो प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स है ये हम समझते हैं कि बिल्कुल एक नोबल प्रोफेशन है। ओवरऑल डिपार्टमेंट में भी कुछ खामियां तो त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स के कारण होल जो सारा प्रोफेशन है, जो इतने नोबल कॉज में लगे हुए हैं लोग, वो कुछ ब्लैक शीप्स के कारण बदनाम भी होते हैं। अब जो एग्रेशन जिस तरीके का उस सज्जन ने वहाँ पर दिखाया, डॉक्टर थे वो नहीं था, वो मतलब ऐसा एग्रेशन आप नहीं दिखा सकते। आप बीइंग अ डॉक्टर आपने एग्रेशन की तो अभी बात ही ना करें, डॉक्टर्स आर अंडर स्क्रूटनी। आज की डेट में तो हर प्रोफेशन अंडर स्क्रूटनी है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है। और इसमें एक चीज़, अगर वो डॉक्टर हैं सच में, अभी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर वो एमएलए से ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसा हमने कुछ दिन पहले कांगड़ा में नहीं देखा था कि वो मार रहे थे पेशेंट को। तो अब जो ये कोई मुझे बोलेगा, मैं टिप्पणी करूंगा, मैं तो बोलूँगा कि लेट देयर बी अ केस स्टडी की जब से ये कोचिंग सेंटर्स और ये एक्स्ट्रा प्रेशर लेके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो लोग बच्चे आ रहे हैं, वो कहीं पे इस माइंडसेट तो के नहीं आ रहे हैं कि ओवर एग्जॉस्ट हो चुका उनका ब्रेन, थकावट की हद पार कर चुका, और वो अब उस तरीके से एग्जॉस्टेड माइंडसेट से जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हम तो सर्जन हैं,
बट हम मेडिकल अफसर लगने को भी तैयार हैं, बिकॉज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पोस्टें नहीं निकाली जा रही हैं गवर्नमेंट को द्वारा, गवर्नमेंट कह रही है पैसे नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार का पैसा जा किधर रहा है। 30-30, 40-40 लाख की आप ट्रैफिक वालों को गाड़ी दे रहे हैं, उसने में एक दो सर्जनों की क्या बोलते हैं सैलरी निकल जाती है और लोगों को रिलीफ मिलती है। बिल्कुल, बर्डन तो कम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स तो गवर्नमेंट की तरफ से हो ही रहा है, जिसके बारे में आगे एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं और रवीश आपसे इजाज़त लेंगे और अर्थ न्यूज़ में पॉजिटिव टॉपिक्स पे बात करते हुए फिर से आपसे मिलेंगे। जय माता दी। जय माता दी।